आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफिल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त और फिर एक दिन सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगा इस खुद नविश्त का चौथा बाब यानी चैप्टर 4, जिसका उन्वान है हीरो और विलन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, आसपास बाहर से आ रही ट्रैफिक की आवाज़ों के अलावा, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमें। तो सुनिए, हीरो और विलन। सेम के पहले कुछ सालों के बारे में अच्छी तरह याद है कि मैं रफ्ता रफ्ता अपनी जमात में सबसे नीचे जा पहुंचा था और 8वें दर्जे तक सिगरेट पीना भी सीख लिया था। उस साल का रिपोर्ट कार्ड भी कहीं पड़ा हुआ है जो गवाही देता है कि 50 की जमात में मेरा मकाम 50वां था। तालीम से मेरा जी उचटने के लिए दोषी शायद इस बात को ठहरा सकता हूं कि मिस ब्रैंडिश व फिदा मेरा दिल अब आर्ट टीचर मिसेस लुडविक के पैरों तले आ गया था। ये मोहतरमा क्लास के दौरान अपनी डेस्क पर बैठे बैठे जूती इस तरसाने वाली अदा से पैर पर झुलाती रहती थी कि मैं घंटा भर उसके गिरने की राह तकता रहता, पर वो कमबख्त जूती कभी न गिरी। टीचरों की आवाज़ों के उतार चढ़ाव, उनके हाव भाव, उनके पहनावे, किसी के कफ का बटन बंद करने की अदा, किसी का ब्लैक बोर्ड साफ करने का ढंग, किसी की नाखून चबाने की आदत, मेरे लिए ये सारी बातें पढ़ाई से कहीं ज़्यादा दिलचस्प थी। अंग्रेजी में तो मुझे अच्छे नंबर मिलते ही थे, मगर और किसी मजमून में नहीं। मैथ मेरे लिए बस से बाहर की बात थी। और यही किस्सा फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी था। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। उस स्कूल में एक टीचर ऐसा नहीं था जिसने इस अजीब व गरीब मसले की छानबीन करने की तकलीफ की हो कि एक बच्चा जो अंग्रेजी साहित्य और रचना में हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर लाता है, वो ग्रामर में फेल क्यों हो जाता है। बड़ी जलन होती जब स्कूल के नाटकों में मेरे दोनों भाई शामिल होते। ज़हीर ने, जो खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे अदाकारी का सबसे पहला सबक भी दिया। 2 दफ़ा बेस्ट एक्टर का उन्हें इनाम मिला, जबकि मुझे सबसे बड़ी भूमिका मिली मैट्रिमोनियल एजेंसी नाम की एकांकी में, एक जुमले की। स्कूल के नाटक कभी गिलबर्ट सल्विन के ओपेरा द मिकाडो, द गोंडोलियर्स, तो कभी किसी टीचर के गढ़े हुए मज़ाहिया तमाशे अलादीन एंड आउट, अली बाबा एंड द 40 ब्लैक शीप्स बड़े शानदार पैमाने पर होते। उन मौसीकी भरे नाटकों में गाना पड़ता जो मेरे बस के बिल्कुल बाहर था। फिर भी उनमें शामिल होने के बदले शैतान को अपनी रूह बेच देता। पर हजरत इब्लीस को मुझसे सौदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपना ढिंडोरा पीटना मुझे न तब आता था न अब आता है। लेकिन मैट्रिमोनियल एजेंसी में मेरे उस एक जुमले ने इस शक को यकीन में बदल दिया कि अदाकारी में मैं बिल्कुल फिसड्डी तो नहीं निकलूंगा। ये किस्सा सुनाने लायक है। कोई भी नाटक देखते वक्त मिस्टर फिक्सिट के दिनों से ही, माफ कीजिएगा, कोई भी नाटक देखते वक्त मिस्टर फिक्सिट के दिनों से ही शो शुरू होने से पहले हमेशा मुझे ये तीखी जिज्ञासा सताती
कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। मैट्रिमोनियल एजेंसी करते ही पता चल गया कि महज अफरा तफरी की दलदल होती है, खासकर स्कूल के नाटकों में। पर दिल में हुक उठती थी कि उस पार जो कुछ पक रहा है उसका मैं हिस्सा बनूं। और आखिर मौका मुझे उस लघु नाटिका से मिला जो मेरी जमात ने प्रिंसिपल के जन्मदिन के मौके पर पेश की। तब मैं 6वीं या 7वीं में था और मूड के मुताबिक 12 या 13 का हो चुका था। अहम किरदार के लिए फौरन रद्द करके मुझे एक ऐसा किरदार दिया गया जो शादी की एजेंसी को पालतू जानवरों की दुकान समझ लेता है। पसंद पूछे जाने पर मेरा जवाब था, जो दिन भर भौंके, लोगों की नाक काट खाए और घुसपैठियों से मेरे घर की हिफाजत करे। जब डांट पड़ी, पहली बार नहीं, खुलकर बोलो कि सुनाई दे, तो मैंने अपने आप को उसी मनहूस कैफियत में धंसता पाया जिसका मुझे 5 साल की उम्र से तजुर्बा था, जब मैं हकलाया करता था। आखिर उस पर काबू पाया, फर्राटे से बोलने की आदत डालकर। कोशिश थी कि ये कमीनी हकलाहट गिरफ्त में ले ले, उससे पहले बात पूरी करूं। हालांकि तब बस जब अकेला होता तो। क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे परवरदिगार से मांगा था? लाजवाब ढंग से अदा करता। पर कोई आसपास होता तो मेरे तखय्युल की उस जलतरंग जैसी आवाज के बजाय घबराहट से भरी की ही निकलती। मेरी जिंदगी की उस पहली रिहर्सल में भी शुरुआत में वही हुआ, लेकिन मुझे निकाला नहीं गया क्योंकि और कोई था ही नहीं। और खुलकर बोलो, नाक से नहीं, इतना तेज नहीं। लगातार कचोके खाकर मैंने पाया कि थोड़े से रियाज के बाद लोगों के सामने भी बोल सकता हूं। मेरे लिए ये पहाड़ तोड़ने के बराबर था। और अब मैं खुद उस पुरस्कार पर्दे के पीछे खड़ा था। देर तक लुत्फ लेता रहा कि बाहर बैठे लोग ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। मैंने पर्दे के कोने को ठोकर मारकर उसमें लहर दौड़ाई, दर्शकों को और तरसाने के लिए। उस पर्दे के पीछे का एहसास मां के शिकम के अंदर जैसा था। हिफाजत की तपिश और इंतहाई सुकून। कोई बोझ नहीं, कोई फिक्र नहीं, बाहर की दुनिया बाहर थी। और फिर पर्दा उठा, शिकम यकबयक गायब। सामने एक गहरा सन्नाटा और आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी। स्टेज पर पहली बार खड़ा था। कुछ लम्हे बेइंतहा घबराहट हुई। क्रिकेट में बैटिंग करने जाते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा। लेकिन जब पैरों तले मंच के फर्श का एहसास हुआ तो रुकी भटकी सांसें खुली, थोड़ा होश संभला और उस जगमग अंधियारे में कुछ धुंधली सी आकृतियां धीरे धीरे पहचान में आने लगी। सब सुनने के मुंतजिर लगे, फैसला सुनाने को तैयार नहीं। शायद जिंदगी में पहली बार एक शख्स मेरी तरफ देख रहा था। मेरा सालिम जुमला शो शुरू होते ही था। मैं इतना कभी नहीं डरा हूं जितना उन कुछ पलों में। लेकिन मेरे मुंह से आखिर आवाज निकली, गडमड और नाक से नहीं, बल्कि बुलंद और साफ, और सब हंस पड़े। उस दिन मुझे पता चला कि कुछ पल के लिए
एक्टर पर फिदा होने की चाह जैसी दर्शकों में होती है, पूरी कायनात में किसी और को नहीं होती। उस पल की खालिस कीमियागिरी को मैंने एक आध बार चटपटे जुमले के इंतज़ार में बेतवज्जा पत्रकारों को या दूसरे अदाकारों को समझाने की कोशिश की है। ये लोग शायद उतने संकोची नहीं थे जितना मैं। या तो वो समझ नहीं सके या मैं समझा नहीं सका। मेरी जिंदगी को मानी देने वाला पल था। उस दिन से मेरी नज़रों में अपनी कदर बढ़ने लगी। उससे पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि कबूल किया जाना और सराहा जाना क्या होता है। थिएटर की इस नेमत बख्शी का कर्ज चुकाने में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, और भले ही ये मेरा अहंकार लगे, पर 16 आने सच है कि उस दिन के बाद से आज तक स्टेज पर कदम रखते वक्त मुझे रत्ती भर घबराहट नहीं हुई। स्टेज पर जाने की बेताबी होती है और वहां पहुंचकर सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, तब भी जब दर्शकों की बेरुखी से सामना हो। सच्ची अदाकारी से बुरे दर्शक अच्छे बनाए जा सकते हैं, और इसका बरक्स भी सच है। एक्टिंग बड़ी बेतुकी चीज है। लोगों से रद्द अमल चाहिए भी और नहीं भी, वजह जो भी हो। नाटक के फौरन बाद दर्शकों से मिलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अक्सर आपको वही किरदार समझा जाता है जो आपने अभी अभी निभाया है। स्कूल में छुट्टियों की आमद की खबर जब दिसंबर की बर्फीली हवाएं लाती तो सबके कपड़ों के बक्से नाजिल हो जाते। साल भर वो बक्से स्टडी हॉल के नीचे एक बड़े पुरस्कार कमरे में पड़े रहते, जिसे ताला बंद रखा जाता था, और घर जाने से कुछ दिन पहले उन्हें बाहर लाकर धूप दिखाई जाती थी। स्कूल से रवानगी मौज मनाने का दिन था। नो मोर हिंदी, नो मोर फ्रेंच, नो मोर सिटिंग ऑन द हार्ड ओल्ड बेंच। पास के काठ गोदाम स्टेशन तक बस में, रेल से बरेली, बरेली से दिल्ली रात भर का सफर, फिर आखिरकार जमुना पुल पार करके लाल किले के कंगूरों से गुजरते पुरानी दिल्ली स्टेशन, फिर वालदैन की आगोश में, और स्टेशन के नाश्ता घर में गर्मा गर्म टोस्ट, चायदानी की चाय, फिर अजमेर के सफ़र का मरहला। आम तौर पर रात को पहुंचकर तांगे में अपने बक्सों पर बड़े दिलेर ढंग से बैठे होते। घोड़ों के दौड़ते दौड़ते लीद कर देने के हुनर पर अब भी मुझे रश्क होता है। घोड़े की लीद की बू हमेशा घर आने के साथ जुड़ी रही है मेरे जहन में, और बड़ी सुहानी लगती है ये बू, और यकीनी तौर पर घोड़े से मेरे लगाव की एक वजह यह भी है। अजमेर में वक्त गुजारने का ढेर सारा सामान नहीं था। इतवार की सुबह मैटनी शो में अंग्रेजी फिल्म देखने की इजाज़त ज़रूर थी, पर और कहीं आना जाना बहुत कम था। बाबा को लोगों से मिलने में उलझन होती थी, और शायद एक कपूर साहब का ही घर था जहां हम कभी कभी जाया करते थे। बेगम ज्योत्सना कपूर जैसी हसीन महानूर खातून मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। जब हम साइकिलों पर निकलते
वो टहलती नजर आती तो हमारा दिन अच्छा गुजरता। पर उनसे भी हमारा मिलना जुलना सिर्फ त्यौहार या शादी ब्याह या ऐसे दूसरे मौक़ों पर होता। क्रिकेट खेलना हम तीनों का वाहिद मन बहलाव था और बल्ला, गेंद, स्टंप का सेट हमारा सबसे कीमती विरसा। छुट्टियों के दौरान हर रोज दिन भर खेलने के बावजूद हम तीनों में से कोई भी उस खेल में माहिर नहीं हुआ। प्रभात टॉकीज में इतवार सुबह की फिल्म देखने के अलावा हम बेसब्री से राह देखते सरधने के सालाना सफर की, जिससे बाबा कतराते थे, लेकिन जिस पर अम्मी का इसरार मुनासिब था। उनकी बहनों या भाइयों में से किसी एक का ब्याह हर साल होने वाला होता। ये शादियाँ और शान व शौकत का महराज थी। माफ़ कीजिएगा, ये शादमानियाँ शान व शौकत का महराज थी। मुल्क भर और पाकिस्तान के अलावा दूर दूर से कई तरह के चचा चचियाँ, मामू ममानियाँ, फूफे फूफियाँ, हर वजह के रिश्तेदार वारिद होते। दिनों दावतें चलती, तड़क भड़क ख़त्म ही ना होती। नाचने वालियाँ तो याद नहीं मुझे, लेकिन कव्वालियाँ होती और देर रात तक। और चाबी वाला ग्रामाफोन हिंदी फिल्मी गानों से मेरा परिचय मुसलसल बजता रहता। बंदूकें और आतिशबाजियाँ छूटती, तलवारें हवा में लहराती। सदारत कर रहे होते अम्मी के वालिदैन आगा हबीब शाह और नौशाबा बेगम। मुग़ल बच्चों की एक जोड़ी जो सरधने की शाह घराने में सामंतवाद का पतन मन मारे देख रही थी, अपने जंगी बेटों के सबब दिल चिकनी और फालिज का शिकार होने तक हबीब शाह एक रहीम शहीम रोबदार शख्स थे। उनका बड़ा गर्म चोगा जाड़े में हम तीनों को समेट लेता था। नानी जान दमे की सिगरेट पीती, लंबे छरेरे बदन की चुस्त दुरुस्त खातून थी, चेहरा सख्त, आंखें शरारती। ज़मीनों के बंटवारे पर उनके बेटों के बीच नाइत्तेफाकियाँ शुरू नहीं हुई थी, इसलिए जागीरें बड़ी थीं, लेकिन वो पिकनिक, शिकार और आम खाने के मुकाबले हमारे ख़ानदान की आखिरी अय्याशियाँ रहीं। हबीब शाह 3 बसों के काफ़िले वाले मेरठ सरधना रोडवेज के मालिक भी थे। ये बसें 16 मील के फासले पर उन 2 मकान के बीच चलकर हर शाम सिक्कों से भरे थैले घर लाती थीं। सरधना में आज भी रेलवे स्टेशन नहीं है और नाना की बसें अरसा हुआ बिक चुकी। वैसे ही जैसे उनकी ज़मीनें और तकरीबन सारे मकान, आज मेरठ सरधना दर्जनों बसें आती जाती हैं, पर वो मिल्कियत तो शाह ख़ानदान ने पहले ही गंवा दी थी। अम्मी के भाइयों में 2 तकसीम के वक्त पाकिस्तान चले गए और 2 सबसे बड़े और सबसे छोटे यहीं रहे। सबसे बड़े भाई आगा मोहिउद्दीन, आगा मामू हाफिज़ कुरान बने, फिर वकालत पढ़ी और पुलिस में जाने से पहले कुछ दिन तक नौसेना में रहे। सबसे छोटे शहाबुद्दीन बाबर, शाह मामू जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, महज दिलफेक लफटर थे, पर हमेशा मेरे हीरो। 2 भाई जो पाकिस्तान चले गए, उनमें से एक सैयदुद्दीन खालिद चांद मामू ज़मीनों की देखभाल के लिए लौट आए, क्योंकि नाना बुजुर्गवार को ढलती उम्र में सिर्फ शिकार में दिलचस्पी बची थी। मैंने उनको 10 काले हरन
जो आज जोखिम ज़दा जानवर हैं मारकर घर लाते देखा है। दरअसल शिकार की वजह से हम बच्चे अपने 3 मामुओं, चौथे से हम कभी नहीं मिले, कि मुरीद बने। ये मतवाले हमारे लिए मर्दानगी का एक ऐसा मुजस्समा थे कि जब उनकी शख्सियत की चकाचौंध धुलाने लगी, उनकी कमजोरियां और खामियां दिखने लगी, तो वो दिलखुश नज़ारा नहीं था। लेकिन हमारे बचपन में तो ये तीनों लंबे तड़ंगे जवां मर्द मेरे लिए कायनात के सितारों में बसते थे। तीनों खूबसूरत, गर्म मिजाज, सख्त बदन, बंदूक का निशानची, पारा बहुत जल्दी चढ़ता था और घूंसे भी उतनी ही जल्दी चल पड़ते। लगता था उन्हें कोई भी ताकत पस्त नहीं कर सकती। आगा मामू को यकीनन गलतफहमी थी कि क्लार्क गेबल से उनकी शुबाहत है। बड़े एहतियात से उन्होंने अपनी ऐसी रोकदार शख्सियत कायम कर रखी थी कि उनसे आंख मिलाना मुश्किल था। हर एक को वो अपनी उत्तर प्रदेश का डाकू मार वाली शबीह दिखाना चाहते थे। लेकिन दोनों छोटे मामू मस्त मौला हम बच्चों पर बेइंतहा प्यार लुटाते और हम तो उन्हें पूछते ही थे। चांद मामू को मैंने लगातार 2 गोलियों से 2 उड़ते तीतर गिराते देखा है और शाह मामू को एक घायल हरन का सींग पकड़कर उसे काबू में करते हुए। मेरी नज़र में उनकी हर बात साहिराना थी। उनके घिनौनी और तकब्बुर से भरी ये आदत भी कि कोई पैदल या साइकिल सवार अनजाने ही उनकी जीप या ट्रैक्टर की राह में आ जाए तो पीछे से झापड़ मारकर गिरा देते। इसी तरह की कुछ बातें रही होंगी जिन्होंने जवानी में ही शाह मामू को हौलनाक मौत दिलाई। चांद मामू के हाथों जायदाद और ख़ानदानी शोहरत, माफ़ कीजिएगा, चांद मामू के हाथों जायदाद और ख़ानदानी शोहरत पूरी तरह से मिटवाई और आगा मामू को खुद के बनाए ऐसे जहनी खोल में ढकेल दिया जहां अपनी कुव्वत और करिश्मों के दिनों की धुंधली यादें लिए वो आखिरी सांस तक कड़वाहट से भरे जीते रहे। नौशबा बेगम के पैदा हुए 20 बच्चों में से 11 जो हयात रहे, उनमें आगा मामू तीसरे थे। गोया लगभग 30 बरस तक नानी ने बच्चे पैदा करने के अलावा शायद ही कुछ और किया हो। आगा मामू और छोटे 2 भाइयों की उम्र में कम से कम 25 साल का फर्क था, लिहाजा बचपन से ही वो उन पर हावी रहे। पर इसका ताल्लुक दरअसल खुद एतमादी से था। सरधने में एक शाम ये बात फिल्म के सीन की तरह सामने आई। आगा मामू और चांद मामू हबीब मंजिल की दालान में मूंडों पर साथ साथ बैठे थे। हम सब बच्चे फटी आंखों से उनको निहार रहे थे। आगा मामू की बाहें हत्थों पर फैली थीं और वो हमेशा की तरह विराट लग रहे थे। लेकिन मुझे हैरत हुई कि पास बैठे चांद मामू उस दिन जस्ते में कितने छोटे नजर आए। हालांकि उनकी अपनी शख्सियत कुछ कम नहीं थी, बल्कि रत्ना का कहना है कि उन जैसा खूबसूरत मर्द उसने कभी नहीं देखा। उस शाम लेकिन वही कदावर शख्स जिसकी मौजूदगी से महफिल में रौनक आ जाती थी, दब्बू ढंग से बाएं मोंडे के हत्थों के अंदर समेटे हुए अदना सा लग रहा था। उन दोनों का ये रूप देखना मेरे ख्याल से अदाकारी का पहला सबक था मेरे लिए। जरा सी शेखी बगाड़ने की इजाजत हो तो निशांत और मिर्च मसाला दोनों मुलाहिजा कर लें। 7 मार्च
स्कूल वापस जाने की तारीख कब आ जाती हमें पता ही नहीं चलता। कमीज़ों के कफ और पतलूनों के पिछवाड़े दुरुस्त किए जाते, साबुन, टूथपेस्ट, तौलिए, एक जोड़ी नए जूते और कुछ एक नए कपड़े हासिल होते। उनकी सही देख रेख की ताकीद के साथ इस साल मन लगाकर पढ़ने की हिदायतें मिलती, क्योंकि अब तुम दर्जा सो एंड सो में आ गए हो। विदाई के वक्त अम्मी बलाएं लेती और दुआएं फूंकती रहती। अब्बा की एक सतही तंबी, फिर दिल्ली तक का रात भर का सफ़र, दिल्ली पार्टी वाले दोस्तों से मुलाकात, खबरों की अदला बदली। अगर किस्मत ने साथ दिया तो नाश्ता घर में गर्मा गर्म टोस्ट, फिर आगे बरेली से काठगोदाम और नैनीताल तक का सफ़र। वही दो उदास मीनारें, वही बेंत, वही नाश्ते में ठंडे रबड़ जैसे तले हुए अंडे और हमारी टांट पर ब्रदर बर्ग की उंगलियों की गांठों की ठोंक। लेकिन साथ ही फिल्मों की एक लजीज नई फहरिस्त भी। साल के शुरू ही में स्कूल की डायरी में साल भर दिखाई जाने वाली फिल्मों के नाम छाप दिए जाते थे, जिस पर मैं राल टपकाता रहता। एक आध साल बाद तो यह नौबत आ गई कि स्कूल के नाम से जान निकलती, पर वापस जाने का इंतज़ार रहता, सिर्फ उन फिल्मों की वजह से। फिर जब उम्र के साथ वालिदैन से मेरी दूरी भी बढ़ने लगी तो छुट्टियां ख़त्म होने का बेसब्री से इंतज़ार होता, क्योंकि घर अब फिक्र से आज़ाद ठिकाना ना रहा था। अब तो यही सुनने को मिलता था कि मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। स्कूल तो बुरा था ही, घर उससे बदतर बनकर रह गया। टीचरों की तौहीन में बर्दाश्त कर सकता था, उनकी मुझे रत्ती भर परवाह नहीं थी। और इतने बरसों बाद भी मुझे ताप पर काबू पाने के लिए खुद से जूझना पड़ता है कि वहाँ मेरे तमाम बरसों में किसी टीचर ने मुझे परखने की कोशिश नहीं की। लेकिन शायद मुझे वहाँ भेजा इसीलिए गया था कि अपने सहारे जीना सीखूं। उस स्कूल की बदौलत ये हुनर तो कम से कम मेरे हाथ लगा। कमसिन मिस ब्रांडिश के बाद आई रहमदिल मिस डिसिल्वा, जो अम्मी जैसे फ्रेम का चश्मा पहनती थी और 5वीं और 6ठी क्लास में हमारी टीचर थी। मिस वेनी पैरी 50 की दहाई के सेम में पढ़े किसी जूनियर स्टूडेंट से मिस पैरी का आप नाम भी ले लें तो शर्तिया उनमें से कई को वो अब भी सपनों में डराती होंगी। मैथ की वजह से मैंने उनके बाल सफ़ेद कर दिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर मेहनत करनी नहीं छोड़ी। अगर मैं आदाद व शुमार और उनकी सख्तियों से इस कदर सहम ना गया होता तो जितना वक्त मिस पैरी ने मुझ पर खर्च किया, उसकी बदौलत तो मुझको दुनिया का सबसे बड़ा माहिर बन जाना चाहिए था। वो खूब मजा लेती इस बात का कि हम लड़के आपस में फुसफुसाते थे, ये डायन झाड़ू पर सवार घर जाती है, और यकीन दिलाती कि वाकई ऐसा ही है। सख्ती के मूड में परों से बने एक दस्तर के हत्थे का हंटर जैसा इस्तेमाल करती। कई साल बाद खुद अपने बच्चों पर आग बबूला होने के बाद ठंडे दिमाग से सोचा तो जाना कि मेरी अपनी गैर महफूज या किसी बेताल्लुक बात में मेरी नाकामी ने मुझसे ऐसा करवाया। ये पैरा फिर से पढ़ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। कई साल बाद खुद अपने बच्चों पर आग बबूला होने के बाद ठंडे दिमाग से सोचा तो जाना कि मेरी अपनी गैर महफूज
या किसी बेताल्लुक बात में मेरी नाकामी ने मुझसे ऐसा करवाया, उनकी हरकतों ने नहीं। उन्हें डराया धमकाया महज इसलिए कि मैं ये कर सकता था। बेचारी मिस पैरी, ये ब्रदर बर्क, जिन्होंने ज़िंदगी में कितनी मायूसियों और नाकामियां झेली होंगी कि अपनी निगरानी में रहने वाले बच्चों के साथ लगातार ऐसी बेरहमी का बर्ताव करते रहे। एक दिन इतवार को शाम मामू जब हमें बाहर ले जाने आए तो मिस पैरी से उनकी बड़ी पटाखेदार मुठभेड़ हुई। इतवार को स्कूल से बाहर जाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मिस पैरी हमेशा किसी न किसी को अंदर रहने की सज़ा देती। शायद अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था उनसे। और यह पहला इतवार नहीं था जब मैं चुना गया मैथ में मगजमारी करने के लिए। शाह मामू जैसे बांके छैले की शानदार तशरीफ आवरी ने बूढ़ी मिस पैरी पर खासा असर डाला होगा। फिर भी उन्होंने मामू से रुकने को कहा। तमीज़ से इंतज़ार करना मामू के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ था। थोड़ी देर बाद दंदनाते हुए ड्राइंग रूम में घुस आए, जहाँ एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, और लठ मार फरियाद की कि मुझे छोड़ दिया जाए। मिस पैरी ने सख्त अंदाज बरकरार रखा। ये शोर जरा चला जाने दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं लबे सड़क हूँ। हम हिंदुस्तानी बिना हॉर्न बजाए गाड़ियां नहीं चला सकते। और जब तक लॉकडाउन था एक एम्बुलेंस की आवाज़ नहीं आती थी। जब से लॉकडाउन में ढील दी गई है, हर 5 मिनट बाद एम्बुलेंस गुजरने लगी है। समझ नहीं आता, लॉकडाउन में लोग बीमार नहीं पड़ रहे थे या अब ज़्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। खैर, तमीज़ से इंतज़ार करना मामू के मिजाज के खिलाफ था। थोड़ी देर बाद दंदनाते हुए ड्राइंग रूम में घुस आए, जहाँ एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, और लठमार फरियाद की कि मुझे छोड़ दिया जाए। मिस पैरी ने सख्त अंदाज बरकरार रखा, और शाम मामू के मुंह से जब ऐसा जुमला निकला जो कुछ फहश सा था, उनका रंग फक पड़ गया और उन्होंने मामू को प्रिंसिपल के पास ले जाने की मरियल सी धमकी दी। मामू का गुर्राता हुआ जवाब, व्हाट द डैम प्रिंसिपल विल डू, ही विल हैंग मी, सुनकर मेरे सर के बाल खड़े हो गए। फिर क्या देखता हूँ कि मामू के गलत सलत अंग्रेजी ग्रामर पर उनके कान खींचने और उनकी चमड़ी उधेड़ने या जादू मंत्र से उन्हें पत्थर बना देने के बजाय वो नरम पड़ गई और मुझे सूली से उतार दिया। जियो शेर दिल शाह मामू जियो। मिस पैरी ने उस वाक़े के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैं वैसे ही उन्हें खफा होने के ढेरों मौके देता रहा, पर उनकी हुक्म उदुली करने की जुर्रत मैंने कभी नहीं की। हाँ, एक रोज़ बालगत के दौरे के सबब गालिबन शाह मामू के हिर्स के शौक़ में मैंने ब्रदर बर्क के सामने ही उनके नकियाते लहजे की नकल करने लगा। मेरा क्या हाल उन्होंने किया, प्यारे पाठक, इसकी कल्पना आप पर छोड़ता हूँ। वैसे अगर ब्रदर बर्क और शाह मामू का किसी दिन टकराव हो जाता तो नैनीताल के पहाड़ हिलने लगते। कई साल तक तुलवा को डराने और बहुतों की राय में अच्छी तालीम भी देने के बाद बर्क बुजुर्गवार 1995 के आसपास आयरलैंड लौटकर अपनी मिट्टी में मिल गए। मेरी दुआ है कि उन्हें आसमान के बड़े सिनेमा हॉल में सबसे आरामदेह कुर्सी मिले और उनकी पसंदीदा फिल्मों का यह न ख़त्म होने वाला ज़ख़ीरा उनके लिए क़यामत तक चलता रहे। और ये भी
कि बीच बीच में जब वो बेखबर हों तब उनके सर पर कोई कौवा टोंट मारता रहे। रही मिसेस पैरी, 1990 के आसपास पता चला कि वो लखनऊ के किसी वृद्ध आश्रम में है, तो मैंने उन्हें खत लिखा। पता नहीं क्यों उन्होंने जवाब दिया कि मैं उन्हें याद हूं, पर यूं ही कहा होगा। बाद में मैंने सुना कि किसी अनजान शख्स के हाथों उनकी भयानक मौत हुई। मुझे नहीं लगता कि वो उनके तुलबा यानी शागिर्दों में से, मुझे नहीं लगता कि वो उनके तुलबा में से कोई था। तो ये था और फिर एक दिन का चौथा बाब। कल फिर आऊंगा, छठा बाब सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत।